मैं रविश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीम रविश पर। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा अपडेट, एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ किसी एक राज्य या किसी एक वर्ग की आवाज नहीं है, बल्कि पूरे देश के करोड़ों परिवारों की धड़कन बन चुका है। जब देश के हर कोने से बुजुर्ग पेंशनर, वे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने परिवार की खुशियों को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी नींदों को देश की सेवा में लगा दिया, आज जब वे न्याय की उम्मीद में सड़क पर उतरते हैं तो यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहता, यह एक लड़ाई बन जाती है। अस्तित्व की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई। और इस लड़ाई की गूंज अब इतनी तेज हो चुकी है कि उसे रोकना किसी के बस में नहीं है। आज का दिन सिर्फ एक और खबर का दिन नहीं है, बल्कि उन आवाजों को मंच देने का दिन है जो कई सालों से दबाई गई, अनसुनी की गई और जिन्हें अब देश के सबसे बड़े नेता भी अनदेखा नहीं कर पा रहे। देश भर में मौजूद ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यह ऐसा समय है जब उम्मीद और संघर्ष दोनों अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, दवाइयों का बढ़ता खर्च, परिवार की जिम्मेदारियां और RS 1000 की न्यूनतम पेंशन जो आज के समय में किसी व्यक्ति के महीने भर के दाल चावल तक का खर्च भी पूरा नहीं कर सकती। ये वह दर्द है जिसे अब हर पेंशनर बोलकर नहीं, अपने संघर्ष से व्यक्त कर रहा है। यही कारण है कि आज ईपीएस 95 पेंशनरों का यह आंदोलन सिर्फ सामान्य जन आंदोलन नहीं, बल्कि इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर, वह जगह जिसने कई क्रांतियों को जन्म दिया, अब फिर से एक ऐतिहासिक गवाही देने वाला है। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, वह सिर्फ 2 दिनों का कार्यक्रम नहीं है। यह एक लहर है जो 5 दिसंबर तक और आगे भी बढ़ सकती है। ये एक ऐसा आक्रोश है जो शांतिपूर्ण होकर भी तूफान की तरह असर छोड़ता है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है और यह बात अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि यह वही समिति है जिसने हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर अनुशासन के साथ पूरी गंभीरता से पेंशनरों की आवाज को सरकार के सामने रखा है। इस बार की खास बात यह है कि देश के कई सांसद, चाहे किसी भी पार्टी से हो, इस बार आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। यह जानकारी सिर्फ किसी अफवाह या अटकल पर आधारित नहीं है। पिछले कुछ समय में जो गतिविधियां हुई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरह से सांसदों ने कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति से बातचीत की है, उससे साफ पता चलता है कि देश का राजनीतिक वर्ग भी अब इस मुद्दे की गंभीरता को समझने लगा है। जब सांसद जंतर मंतर पहुंचेंगे तो वे सिर्फ फोटो खिंचवाने या दिखावटी समर्थन के लिए नहीं आएंगे। इस बार स्थिति अलग है। इस बार वे खुद जमीन पर बैठकर धरने में शामिल होंगे, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और साफ शब्दों में कहेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यायपूर्ण मांगे तत्काल पूरी की जाए। इस आंदोलन की दूसरी बड़ी गूंज गुजरात से उठी है और गुजरात की यह आवाज अब सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। श्री RC पटेल और BK चौहान के नेतृत्व में पेंशनरों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आगे आया और एक बेहद विस्तृत, सटीक और मजबूत मांग पत्र तैयार किया गया। यह मांग पत्र सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक दस्तावेज था जिसमें पेंशनरों की वे सारी वास्तविक समस्याएं, वे सारी आर्थिक चुनौतियां और उनकी जिंदगी से जुड़ी कठिनाइयां लिखी हुई थी। यह मांग पत्र प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तक उनके निजी सचिव के माध्यम से सीधे पहुंचा दिया गया है और ये घटना इस आंदोलन को एक नया मोड़ देने वाली है, क्योंकि
जब किसी मुद्दे की आवाज सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंचती है और वह भी इतनी सुव्यवस्थित तरीके से, तो ये संकेत होता है कि अब मामला सिर्फ धरने, प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में पहुंच चुका है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि आखिर पेंशनरों की मांग क्या है और इसकी जड़ कहां है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 199 यह उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो ईपीएफओ से जुड़े थे। इस योजना का आधार यह था कि जब कर्मचारी 12% पीएफ में अंशदान करेगा और नियोक्ता भी 12% देगा, तो नियोक्ता के अंशदान का 8-33% हिस्सा ईपीएस में जाएगा, ताकि कर्मचारी को बुढ़ापे में एक सम्मानजनक पेंशन मिले। लेकिन यही पेंशन आज आरएस अनार प्रतिमाह पर अटकी हुई है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने 3035 साल नौकरी की हो, जिसने कंपनी, उद्योग और देश की तरक्की में अपनी उम्र लगा दी हो, उसे रिटायरमेंट के बाद आरएस शून्य दिए जाएं, क्या यह सिर्फ अन्याय है? नहीं, यह अपमान है। यही वजह है कि पेंशनरों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम आरएस 7500 प्रतिमाह की जाए। साथ ही महंगाई भत्ता डीए भी लागू किया जाए। अब बात करते हैं कमांडर अशोक रावत की, जो इस पूरे आंदोलन की खण ए हैं। उनका नाम सुनते ही देश भर के पेंशनरों की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वे सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक जज्बे का नाम है। पिछले कई महीनों से वह लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बाराथारा भी, बलासी, मानिकाराग, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह वह पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उन्हें आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। संभाजी नगर की हाल की सभा इसका बड़ा उदाहरण है, जहां उनकी मौजूदगी ने पेंशनरों को इस कदर प्रेरित किया कि वहां से हजारों लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। उनकी यह यात्रा सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं है, वे रणनीतिक रूप से काम कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, सांसदों को समझा रहे हैं कि यह सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक जज्बे का नाम है। पिछले कई महीनों से वह लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह वह पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उन्हें आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। संभाजी नगर की हाल की सभा इसका बड़ा उदाहरण है, जहां उनकी मौजूदगी ने पेंशनरों को इस कदर प्रेरित किया कि वहां से हजारों लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। उनकी यह यात्रा सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं है, वे रणनीतिक रूप से काम कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, सांसदों को समझा रहे हैं कि यह सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि लाखों बुजुर्गों का भविष्य है। उनका यह प्रयास है कि सरकार पर एक ऐसा नैतिक और जनसमर्थन आधारित दबाव बने जिसे अन्न देखा करना नामुमकिन हो जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्यूनतम पेंशन आरएस 7500 लागू होगी? क्या सरकार लिखित में आश्वासन देगी? श्रम मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बैठक में सकारात्मक संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि समिति की सिफारिशों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक यह बात लिखित में नहीं आई है। यही वजह है कि पेंशनर लगातार आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। उन्हें भरोसा चाहिए, कोई मौखिक वादा नहीं। हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंच चुकी है। समिति ने साफ कहा था कि पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। पेंशनरों को लगता है कि सरकार उन्हें बार बार इंतजार करवा रही है। उनकी जिंदगी में इंतजार की गुंजाइश अब बहुत कम बची है। इसलिए यह आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 3 और 4 दिसंबर को जंतर मंतर पर जो दृश्य दिखने वाला है वह अविस्मरणीय होगा। देश भर से बुजुर्ग पेंशनर कड़ाके की ठंड में बैठेंगे,
अपने अधिकारों के लिए सांसद उनके साथ बैठेंगे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की नेतृत्व टीम रणनीति बनाएगी और इस बार पूरा देश देखेगा कि किस तरह बुजुर्गों का ये शांतिपूर्ण संघर्ष इतिहास लिखता है। इस आंदोलन की टाइमिंग भी बेहद सटीक है क्योंकि कुछ ही दिनों में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सरकार पर दबाव बढ़ेगा। अब बात इस आंदोलन के संदेश की। यह सिर्फ पेंशनरों का मुद्दा नहीं है, यह उन सभी कर्मचारियों का मुद्दा है जो आने वाले समय में रिटायर होंगे। अगर आज न्याय नहीं मिला तो कल कोई और पेंशनर भी इसी तरह सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। इसलिए इस आंदोलन को सिर्फ एक वर्ग की लड़ाई समझकर ना छोड़ें। यह हर भारतीय कर्मचारी का भविष्य है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, यह हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि जब किसी न्यायपूर्ण मांग के साथ जनता खड़ी होती है तो सरकारें भी सुनने को मजबूर होती हैं। पेंशनरों की आवाज को दबाया नहीं जाता सकता क्योंकि जब लाखों लोग एकजुट होकर बोलते हैं तो आवाज सिर्फ गूंज नहीं बनती, वह चीख बन जाती है जिसे कोई भी अनसुना नहीं कर सकता। जंतर मंतर पर 3 और 4 दिसंबर को जो कुछ भी होगा वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। यह आंदोलन सिर्फ बहस या दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगा, ये दिलों और भविष्य पर असर डालेगा और यही वजह है कि हम सबको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए किसी ना किसी रूप में और अंत में। दोस्तों, याद रखिए कि न्याय देर से भले मिले लेकिन अगर एकजुटता मजबूत हो तो न्याय जरूर मिलता है। धैर्य, अनुशासन और एकता, यही इस आंदोलन की ताकत है। जब तक सरकार लिखित में स्पष्ट घोषणा नहीं करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और यह आवाज और भी बुलंद होती जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।